अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट इशार खान और आप देख रहे हैं इशी मैथ्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर किस तरीके से बनाया जाता है और कहां से बनाया जाता है। तो चलें गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके गाइज, अब बात करते हैं कि इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का पेपर किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये आपकी स्क्रीन पर शो होने वाला ये नोटिफिकेशन फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी किया हुआ है। इसमें आपको वाज़े तौर पर बताया हुआ है कि आपका 30% पेपर आपकी बुक में से आता है। मीन्स कि आपकी बुक्स में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनमें से उनकी एक्सरसाइज में से सिर्फ और सिर्फ 30% क्वेश्चन आंसर्स आपके पास बोर्ड के पेपर्स में आते हैं, जबकि 50% क्वेश्चन पेपर आपके पास आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे होता है। मीन्स कि आपकी को जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनके अंदर से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो आपके पास 50% होते हैं। इसके बाद 20% जो पोर्शन होता है वो आपका एप्लीकेशन मीन आपको वो अनसीन दिया जाता है। अब हम सेक्शन वाइज बात करते हैं कि सेक्शन वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपके पास 20 MCQs होते हैं जो कि सारे आपको करने होते हैं और उसमें आपको चॉइस नहीं होती। तो गाइस, उसमें आपके पास 20 में से 8 पार्ट्स आपके बुक के एक्सरसाइजेज में से या चैप्टर्स में से दिया जाता है। लेसन्स में से आपको 8 टेस्ट आइटम्स दिए जाते हैं MCQs के। आपकी बुक्स में जो पोइम्स गिवन होती हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 MCQs दिए जाते हैं। उसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच मीन्स नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस सब में से सिर्फ एक पार्ट MCQs का आता है। उसके बाद आपकी बुक में जो लास्ट में डेमेन और पैथिया का जो हमारे पास प्ले दिया गया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक MCQs आता है। उसके बाद आपके पास रिमेनिंग 8 MCQs आपकी ग्रामर में से आते हैं। मीन्स आपके बुक में से 12 MCQs दिए जाते हैं, जबकि आपकी बुक में से के अलावा 8 MCQs ग्रामर के दिए जाते हैं। इस ग्रामर में आपके पास क्या क्या फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड होता है, तो वो है फ्रेजेस, क्लॉजेज, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन चार में से आपको 8 पार्ट्स MCQs के दिए जाते हैं। इन टॉपिक्स के अलावा आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फेबाइस ने खुद अपनी वेबसाइट पर दिए हैं। तो इनको नोट कर लें, ये हैं फ्रेजेस, क्लॉजेज, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनके अलावा आपके पास ग्रामर के कोई MCQs नहीं आते। उसके बाद अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स पर होता है। ये इसमें आपको 9 पार्ट्स दिए होते हैं जिनमें से आपने 7 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का होता है। इसमें क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में से ही दिए जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया जाता है जिससे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो 2 पार्ट्स होते हैं उसका पार्ट नंबर ए आपके पास पोएम के क्वेश्चन आंसर्स का होता है। इन क्वेश्चन आंसर्स में से आपको 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि 6 मार्क्स के होते हैं। इसका जो बी पार्ट होता है वो आपके पास पोएम को कोई भी पोएम की चीज़ दे दी जाती है। जैसे आपको पोएम की थीम दी जाए, पोएम की वैल्यूज़ दी जाए, पोएम का सेंट्रल आइडिया, पोएम का सब्जेक्ट या पोएम की क्रिटिकल अप्रिसिएशन। तो गाइस, अगर आप इसमें से इस पोएम का थीम या क्रिटिकल अप्रिसिएशन कर लें तो आपको वैल्यूज, सेंट्रल आइडिया, सब्जेक्ट मैटर्स और मतलब सब तैयार हो जाएगा। आपका सेक्शन भी तैयार हो जाएगा। हर पोएम में आपने सेंट्रल आइडिया और क्रिटिकल अप्रिसिएशन मस्ट करनी है। ये आप देख सकते हैं। अगर आप पूछें कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या है, तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन हमारे पास उसको कहा जाता है जैसे अगर आप किसी पोएम में कोई मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या कुछ और यूज़ हुआ है तो आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है कि उसका क्या मतलब है। और ये क्रिटिकल अप्रिसिएशन तकरीबन आपके पास आपके पेपर के आधी शीट पर आनी चाहिए क्योंकि ये आपके पास 6 मार्क्स की होती है। अगर आपको किसी भी पोएम की थीम, वैल्यू, सेंट्रल आइडिया, सब्जेक्ट मैटर या क्रिटिकल अप्रिसिएशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तो आपने देख लिया कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है वो पोएम्स पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 होते हैं। सेक्शन सी में आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपके पास
प्ले के 2 क्वेश्चंस आते हैं और उन 2 क्वेश्चंस में आपने एक क्वेश्चन करना होता है। इसमें कोई भी आपके पास आ जाता है, जैसे आपके पास सेंट्रल आइडिया आ सकता है, आपके पास थीम आ सकती है, या आपके पास प्ले के अंदर से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस भी पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस आते हैं, या आप पास्ट पेपर्स में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने 6 मार्क्स का लिखना होता है। मीन्स ये इतना लंबा होना चाहिए कि आपके जो पेपर होता है उसकी आधी शीट ये कवर करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 3 पार्ट्स में होता है और ये ग्रामर का सेक्शन होता है। इसमें सबसे पहले आपने फ्रेजल वर्ब्स करने होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आपको इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स की अगर फ्रेजल वर्ब्स कर लेंगे तो आप अपने पेपर के आराम से फ्रेजल वर्ब्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये फ्रेजल वर्ब्स आपको 7 गिवन होते हैं। इन 7 में से आपने 5 फ्रेजल वर्ब्स करने होते हैं। पास्ट 5 या 10 ईयर के फ्रेजल वर्ब्स करने से आपका ये फ्रेजल वर्ब्स वाला सेक्शन आराम से कवर हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी में आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। ये आपके पास 9 या 10 क्लास में भी आता था, तो इसके बारे में आपको पता होगा। इसमें आपने करेक्ट फॉर्म लगानी होती है। इसमें भी आपके पास 7 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट आपके पास पंचुएशन का होता है। पंचुएशन आपके पास जितने मार्क्स की होती है, मीन्स अगर ये आपके पास 4 मार्क्स की है तो आपके पास 4 पंचुएशंस ही उस पैराग्राफ में मौजूद होंगी। आपने वो पंचुएशंस करनी होती हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर आता है। आपको फेबाइस ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इसमें आपके पास लेटर या एप्लीकेशन में आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो आपके पास लेटर, एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर के अलावा आपके पास दूसरे लेटर नहीं आ सकते। तो आप वाज़ेह तौर पर देख लें कि सबसे पहले आपने किस तरह से फेबाइस के पैटर्न के मुताबिक आपने अपने लेटर्स या फॉर्मल लेटर्स या एप्लीकेशंस अटैम्प्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने जो हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल और सिटी ABC, वो आपके पास एग्जामिनेशन हॉल सिर्फ एक लाइन एग्जामिनेशन हॉल, ये आपके पास 0.5 मार्क्स का होता है। देन सिटी ABC, आपने अपनी सिटी का नाम नहीं लिखना होता, तो ये भी आपके पास 0.5 मार्क्स का होता है। उसके बाद डेट के आपके पास 0.5 मार्क्स होते हैं, और सर मैडम या कुछ भी इसके भी 0.5 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब अगर आपको एप्लीकेशन या लेटर नहीं आता तो आप सिर्फ और सिर्फ ये एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, डेट और ये सर लिख के आप 2 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने उस लेटर की या एप्लीकेशन की बॉडी लिखनी होती है, जिसमें आपने सबसे पहले 2 या 1 सेंटेंस में उस लेटर को या उसका जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना होता है। उसके बाद आपने उसके बारे में बताना होता है कि किस बारे में आप लिख रहे हैं। उसके बाद आपका कंक्लूजन आपके पास 3 से 4 लाइंस का ज़रूर होना चाहिए, वो आपने लिखना होता है। ये आपके पास जो लेटर की जो आपके पास बॉडी होती है ये आपके पास 5 मार्क्स की होती है। उसके बाद जो हम लेटर के बाद लिखते हैं यूर सिंसियरली, यूर ट्रूली, यूर फेथफुली या कुछ भी, वो हमारे पास 0.5 मार्क्स का होता है। और उसके बाद 0.5 मार्क्स के आपके पास हम जो लास्ट में XYZ लिखते हैं अपनी इंफॉर्मेशन देने की जगह, वो हमारे पास 0.5 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि अगर आप बॉडी नहीं लिखते, मीन्स आपको लेटर या एप्लीकेशन नहीं आ रहा, तो आप एग्जामिनेशन हॉल और मीन्स ये सारा इस पैटर्न के मुताबिक अगर आप लिख देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। 8 में से आपको 3 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास चॉइस का होता है। जैसे कि अगर आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में आपने एक पैराग्राफ करना होता है। जैसे पिछले साल हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ डैम आया था, वो आपने 70 to 80 वर्ड्स का लिखना होता है। अगर आप इन 70 to 80 वर्ड्स के बारे में कंफ्यूज हैं तो 70 to 80 वर्ड्स, इनका मतलब है कि आपके पास कम से कम एक पेज या तकरीबन एक पेज से थोड़ा सा कम होना चाहिए। हमारे पास बोर्ड के पेपर्स में तकरीबन एक फुल पेज को 100 वर्ड्स मानते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो काउंट करें। तो हमारे पास बोर्ड के पेपर्स में एक फुल पेज को हमारे पास 100 वर्ड्स कंसीडर किया जाता है। तो इस बात को जहन में रखें कि 70 to 80 वर्ड्स भी आपके पास तकरीबन
थोड़ा सा कम पेज या पूरा पेज होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है जो आपने उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। टाइम की कमी की वजह से अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कोशिश करें कि आप ट्रांसलेशन कर लें। अगर आपके पास टाइम अच्छा है या आपको पैराग्राफ अच्छा आता है तब आप कोशिश करें कि आप पैराग्राफ लिखें, वरना ट्रांसलेशन को ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है वो हमारे पास चॉइस का होता है। जैसे हमारे पास एक डायलॉग और सीवी में चॉइस आती है। डायलॉग में आपके पास कम से कम 8 सेट ऑफ कन्वर्सेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे अगर कोई आपसे अगर आप दो बंदों का लिख रहे हैं डायलॉग, तो उसमें एक बंदे का जैसे कोई क्वेश्चन है तो दूसरे का आंसर, इस सेट को आप कहेंगे 8। तो मतलब कि आपके पास टोटल जो लाइंस आप लिख रहे हैं, टोटल जो आप डायलॉग उसके अंदर लिख रहे हैं, वो आपके पास कम से कम 16 to 20 होने चाहिए एक अच्छे डायलॉग के लिए। उसके बाद आपने सीवी लिखनी है। सीवी आपने कवरिंग लेटर के बगैर लिखनी है। मतलब कि अगर हम जॉब सबमिट करवाते हैं तो हमारे पास साथ ही साथ हमने उस कंपनी को लेटर भी लिखना होता है, मगर यहाँ पर हमें उन्होंने खुद कहा हुआ है कि आपने सिर्फ और सिर्फ सीवी लिखनी है। तो अगर आपको सीवी का पैटर्न भी नहीं आता या आप पूछना चाहते हैं उसमें कुछ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सीवी में अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं देनी। आपने अपना एड्रेस, रियल नेम, अपना नंबर, अपना कुछ भी, आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखना होता, और ये 6 मार्क्स की होती है। सीवी आपको ज़्यादातर आपने उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करनी होती है। अगर आप कोई सीवी एक ही स्पेसिफिक सीवी याद कर जाएं और उसमें आपने थोड़ा सा अपने पास से एक आपने उसमें लिखना होता है अपने पास से एक पैराग्राफ, उसके अलावा आपकी पूरी सीवी सेम रहती है। ओके गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।